बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो टुडे वो टॉपिक इज़ मोनोटॉमिक लेटिस वाइब्रेशन। अभी तक जितने भी हमने क्रिस्टल के बारे में स्टडी की है उसमें हमने देखा है कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है वो बेसिकली दो चीज़ों से मिलकर बनता है। एक उसके लेटिस पॉइंट्स होते हैं और एक उसके बेसिस होते हैं। सो वो कैसे डिफरेंटली तौर पे अरेंज हो सकते हैं, कैसे हम उसका स्ट्रक्चर आउटपुट में ड्रॉ करते हैं, कैसे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। सो अब हम थोड़ा क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में उसके थोड़े डायनामिक्स को देखेंगे कि जब वो सारे के सारे आइटम हमने अरेंज कर लिए, वो स्ट्रक्चर में आ गया, तो वो आगे कैसे फर्दर हर एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करता है, या वो जो आइटम वहाँ पे पड़े हुए हैं वो वहाँ पे क्या चीज़ों को करते हैं जिसकी वजह से पूरे के पूरे स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो चेंज कर सकती हैं। सो ये सारी की सारी चीज़ें अब हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे वो है मोनो अटोमिक लेटिस वाइब्रेशन। मतलब मोनो मीन एक जैसे, अटोमिक मीन एटम। सो हम एक ऐसा लेटेस्ट स्ट्रक्चर ले रहे हैं जिसमें सारे के सारे जो एटम हैं वो एक जैसे ही हैं और वो लेटेस्ट पे पड़े हुए हैं, और वो वहाँ पे सिर्फ जस्ट पड़े नहीं हुए बल्कि वो वहाँ पे वाइब्रेट कर रहे हैं। आप जब भी एटॉमिक लेवल पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे कोई भी चीज़ जो है वो रेस्ट हालत में नहीं रह सकती। हर एक चीज़ की जो बेस है वो वाइब्रेशन है। तो इसमें भी हमने स्टार्ट यहीं से करना है कि लेटेस्ट में जो एटम पड़े हुए हैं वो वहाँ पे वाइब्रेट करेंगे। सो लेट्स सपोज कि हमारे पास एक मोनो एटॉमिक लेटिस है जो कि वन डायमेंशन में हम फिलहाल ले रहे हैं। वन डायमेंशन के लिए रिजल्ट निकालेंगे, वही टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन के लिए हम एक्सटेंड कर सकते हैं। सो लेट्स सपोज हमारे पास ये कुछ एटम हैं जो कि वन डायमेंशन में पड़े हुए हैं एंड दे आर वाइब्रेटिंग। याद रखें वाइब्रेशन जो है ये मेन करेक्टरिस्टिक को होल्ड करती है। हर चीज़ की जो बुनियाद है वो वाइब्रेशन है। एज निकोला टेस्ला सेड, if you want to understand the secret of universe, think in term of vibration, frequency and energy। जो कि बेसिकली तीनों एक ही चीज़ हैं। अगर हमारे पास वाइब्रेशन जो है अगर उसका पता लगाना हो तो हमें फ्रिक्वेंसी की इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी, और अगर हमें किसी चीज़ के बारे में उसकी फ्रिक्वेंसी का पता चल दे तो हम उसके बारे में एनर्जी की इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि कैसे वो स्ट्रक्चर एनर्जी को जनरेट कर रहा है या अब्जॉर्ब कर रहा है। तो इधर भी हम वही करेंगे, सिंपल इस चीज़ को फॉलो करेंगे कि हम एटम की वाइब्रेशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे बाय इन्वॉल्विंग देयर फ्रिक्वेंसी। अगर हमारे पास फ्रिक्वेंसी आ जाती है तो हम उससे बेशुमार इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सो हमारे पास लेट्स सपोज ये हमने तीन एटम्स को लिया है जिसमें से हम मेन चीज़ किसी भी एक एटम के बारे में वैल्यू निकालना चाहते हैं और उसी को हम एक्सटेंड कर देंगे। लेट्स सपोज ये हमारे पास जो एटम है ये nth एटम है, कोई भी इसका नंबर हो सकता है। इससे पीछे वाले का नंबर डेफिनेटली n-1 होगा और इससे आगे वाले का नंबर n+1 होगा। सो ये सारे के सारे एटम एक दूसरे के ऊपर कोलम्बिक फोर्सेस लगा रहे हैं, अट्रैक्शन और रिपल्शन की, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के साथ बाउंड है जस्ट लाइक अ स्प्रिंग। जैसे मैंने लिखा, द कोलम्बिक फोर्सेस बिटवीन एटम्स होल्ड देम टुगेदर एंड दे प्ले द रोल ऑफ स्प्रिंग। सो ये जो कोलम्बिक फोर्सेस हैं ये एक खास हद से ज़्यादा आगे या पीछे उसको नहीं जाने देता, और हर एक एटम जो है एक हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह अपनी फिक्स जगह पे आगे पीछे जो है वो मूव करता है। हर एक एटम जो है ये एक हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह आगे पीछे मूव करेगा। लेट्स सपोज ये मेरा एन एटम है। अगर मैं ये देख लेता हूँ कि इसकी वाइब्रेशन किस तरह की है और उसके लिए फ्रिक्वेंसी की वैल्यू निकालने को कामयाब रहता हूँ, तो हमारे पास उस फ्रिक्वेंसी से इसके स्ट्रक्चर के बारे में बेशुमार इन्फॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनके दरमियान जो कोलम्बिक फोर्सेस हैं वो एक स्प्रिंग का रोल प्ले करती है, जिसकी वजह से ये अपनी मीन पोजीशन के आगे और पीछे कुछ यू डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं। अगर हम हुक्स लॉ को यूज़ करें इन टर्म ऑफ लेटेस्ट वाइब्रेशन तो हम लिख सकते हैं। जो हमारे पास एन एटम पे फोर्स लग रही है वो रिजल्टेंट है उससे पीछे वाले एटम और उससे आगे वाले एटम, क्योंकि दोनों इसके ऊपर कोई ना कोई अपना इफेक्ट रखते हैं। तो रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे हम दोनों को एड अप करके, और तीनों फोर्सेस जो हैं हम अलग-अलग बाय यूजिंग हुक्स लॉ जो है वो यूज़ कर सकते हैं। डेफिनेटली हम डायरेक्टली हुक्स लॉ यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि दे आर नॉट एक्चुअली स्प्रिंग, वी आर कंसीडरिंग इट एज अ स्प्रिंग। लेकिन हम इसके लिए जो वैल्यू निकालेंगे वो कुछ इस तरह से है। Fn-1 वो फोर्स है जो कि हमारे पास n-1 एटम के ऊपर लग रही है, और इसको हम हमारे पास जो मेन फार्मूला है वो है -kx। तो यहाँ पे जो हमारे पास कांस्टेंट होगा वो -बीटा होगा,
और माइनस बीटा जो है ये इफ़ेक्टिव डिस्टेंस है जो कि n-1 वाला एटम आगे या पीछे मूव करेगा। एक चीज़ याद रखें, जब ये वाइब्रेट कर रहे होंगे तो हमारे पास जो n वाला एटम होगा वो जो डिस्टेंस आगे या पीछे मूव कर रहा होगा उसको हम un बोलेंगे। इसी तरह n-1 वाले को un-1 बोलेंगे और n+1 वाले को un+1 बोलेंगे। सो इफेक्टिव डिस्टेंस तीनों जो हैं जितने भी एटम होंगे वो एक कांस्टेंट डिस्टेंस सिर्फ आगे या पीछे मूव करेंगे अपने मीन पोजीशन से, उसको हम उसको बीटा बोल रहे हैं। माइनस शो कर रहा है रीस्टोरिंग फोर्स को, क्योंकि ये हमेशा अपनी मीन पोजीशन पे वापस आएंगे। सो n-1 वाला जो एटम है कुछ डिस्टेंस उसमें से हम माइनस करेंगे जो n वाला हमारे पास एटम डिस्टेंस मूव कर रहा होगा। जो कलेक्टिव डिस्टेंस होगा वो दोनों को माइनस करने से आएगा। इसी तरह n+1 वाला कितना डिस्टेंस उसने n वाले एटम से आगे मूव किया है उसको हम माइनस करेंगे, क्योंकि n वाला एटम भी तो आगे पीछे मूव कर रहा है ना, तो दोनों का जो कलेक्टिव डिस्टेंस बनेगा वो उन दोनों को माइनस करने से आएगा। क्योंकि n वाला एटम भी आगे मूव कर रहा है, n+1 वाला भी मूव कर रहा है, n-1 वाला भी कर रहा है। इसी तरह जब वो पीछे की तरफ मूव करेगा तो तीनों एटम इकट्ठे मूव करेंगे आगे पीछे, तो जो रिजल्टेंट डिस्टेंस होगा जो वो कवर करेंगे वो तीनों को प्लस और माइनस करके जो है वो आएगा। सो क्योंकि तीनों इकट्ठे बिहेव कर रहे हैं, सो हमने n वाले एटम के लिए हम कंसर्न है, तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए हम दोनों फोर्सेस को ऐड अप करेंगे जो कि नेट रिजल्ट होगा। जितनी फोर्स n-1 वाला एटम जनरेट कर रहा है और जितनी फोर्स n+1 वाला एटम जनरेट कर रहा है, ये दोनों वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में लगाएंगे तो हमारे पास वो फोर्स आ जाएगी जो कि n एटम पे लग रही है। सो वैल्यू पुट करने से हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। बीटा को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, सो ये माइनस माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास माइनस बीटा यू एन और माइनस बीटा यू एन 2 बीटा यू एन हो जाएगा, और साथ ये वाली टर्म्स भी एज इट इज़ आ जाएंगी। वैल्यू पुट करने के बाद आप देख सकते हैं कि तीनों चीज़ों में बीटा जो है वो कॉमन है, तो हम उसको कॉमन निकाल सकते हैं। सो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी। यहाँ पे हम न्यूटन का सेकंड लॉ यूज़ कर सकते हैं इस फोर्स को वैल्यू निकालने के लिए। हमें पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू ma होता है, और एक्सेलरेशन जो है ये बेसिकली डिस्टेंस का सेकंड डेरिवेटिव है। सो जिसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे हम डिस्टेंस को u से डिनोट कर रहे हैं, तो ये इसलिए हमने यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है। सो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो हमारे पास कुछ u1 वैल्यू आ जाएगी। सो अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो हमारे पास बेसिकली चार जो हैं वो वेरिएबल हैं, 1 2 3 एंड 4। बीटा और m जो हैं ये कांस्टेंट है। अगर हमारे पास इन चार वेरिएबल की वैल्यू आ जाती है तो हम इस इक्वेशन से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो बारी बारी हम un-1 un+1 और डी स्केयर यू ओवर डी टी स्केयर की वैल्यू निकालेंगे और इस इक्वेशन में पुट करेंगे, जिसको हम इक्वेशन नंबर ए बोल देते हैं। सो हमारे पास सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। सो वन बाय वन सबकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सो हमारे पास जो यू हैं ये सारे के सारे ये बेसिकली है वाइब्रेशन के बारे में हमें बता रहे हैं कि एन एटम जो है वो कैसे वाइब्रेट कर रहा है। याद रखें जब भी कोई चीज़ वाइब्रेट करती है तो वो वेव को जनरेट करती है, और वेव फर्दर जो है वो एनर्जी को जनरेट करती है। अगर हमारे पास वाइब्रेशन की फ्रिक्वेंसी आ जाए तो हमारे पास एनर्जी कितनी जनरेट होगी वो भी आ जाती है। सो दैट्स मीन कि हमारे पास इस वाइब्रेशन से जो वेव जनरेट होगी उसका एक्सप्रेशन अगर हम निकालें तो उससे हम अगर हमारे पास उसकी फ्रिक्वेंसी भी आ जाती है तो हम उससे कितनी एनर्जी जनरेट होगी वो भी निकाल सकते हैं। सो इन वेव्स के बारे में अभी हमारे पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम वेव फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, जो कि सेकेंड ईयर की क्लास में आपने स्टडी किए हैं। उसकी मेन इक्वेशन को यूज़ करके हम उसको फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। सो जो हमारे पास वो जो मेन इक्वेशन थी जो आपने सेकेंड ईयर में पढ़ी थी वो थी x इज़ इक्वल टू ए ई एओटा इंटू ओमेगा टी माइनस के एक्स। ए इसमें मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है उसका, और x जो है वो किसी भी पॉइंट में डिस्टेंस है। जब वो वाइब्रेट कर रहा होगा तो किसी भी पॉइंट पे उसका डिस्टेंस फाइंड करने के लिए ये वाली इक्वेशन हम यूज़ करते हैं। ओमेगा जो है उसकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी होगी किसी भी टाइम टी पे। के जो है बच्चे ये वेव वेक्टर है जो हम ऑलरेडी पढ़ रहे हैं साथ साथ, और एक्स जो है वो किसी भी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट को शो करेगा। ओके,
हमारे पास x की जगह यहाँ पे मैं एन ए यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं फ़िलहाल n वाला एटम कैसे वाइब्रेट कर रहा है उसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ, उसका फंक्शन निकाल रहा हूँ। ये एन ए है, क्योंकि एटम के दरमियान जो इंटरप्लेनिंग स्पेसिस मैंने बोला है वो डिस्टेंस कितना है, a है। इसी तरह मैं n-1 और n+1 की वैल्यू एटम के लिए भी वैल्यू निकालूंगा। n-1 के लिए ये वैल्यू इस तरह से लिखी जा सकती है, फ़र्क सिर्फ ये है कि इसके लिए n था, यहाँ पे n-1 हो जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं। जब वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस के ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पूरी की पूरी वैल्यू को इसको अलहदा से करके लिख लें, प्लस ये वाले फैक्टर को हम अलहदा से करके लिख सकते हैं। इस तरह से n-1 की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। सेम इसी तरह वैल्यू हम n+1 के भी निकाल सकते हैं, फ़र्क सिर्फ ये है कि यहाँ पे आप निकाल के दे सकते हैं, यहाँ पे प्लस था इसलिए यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ये हमारे पास 3 वैल्यूज़ आ गई, 3 वेरिएबल की। लास्ट में हमारे पास ये वाला वेरिएबल है, उसकी वैल्यू हम निकालते हैं कि हमने डिस्टेंस का 2 दफ़ा टाइम के लिहाज से डेरिवेटिव लेना है n की जगह पे, क्योंकि ये n के इक्वल है। एज़ हमारे पास हमारे पास un की वैल्यू ये वाली है, इसका हम जब 2 दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास ये टर्म ऐसे बन जाएगी। सिंपली जैसे हमारे पास कोई फंक्शन e⁻²x हो, अगर हमने इसका डेरिवेटिव लेना हो तो जब भी एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में होता है तो एक दफ़ा हम उसको फंक्शन को एज इट इज़ लिखते हैं और उसके बाद उसकी पावर का डेरिवेटिव लेते हैं। यहाँ पे 2 जो है ये कांस्टेंट है, तो ये शुरू में आ जाएगा और इसका जो डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। इस तरह से ये वैल्यू आ जाएगी। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो एक दफ़ा ये तो कांस्टेंट है, शुरू में आ जाएगा, ये एक्सपोनेंशियल टर्म को एज इट इज़ लिखेंगे और इसकी जो पावर है उसका हम डेरिवेटिव लेंगे। ये वाली चीज़ तो कांस्टेंट है तो ये ज़ीरो हो जाएगी। जब इसका हम डेरिवेटिव लेंगे तो अगेन ये कांस्टेंट है, ये शुरू में आ जाएगा और टाइम का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो 1 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह इसका एक दफ़ा और डेरिवेटिव लेंगे तो अगेन इसका जो है एक दफ़ा और टर्म आ जाएगी तो इसका स्केयर हो जाएगा। इसी तरह से हमारे पास ये वैल्यू आई है यहाँ पे। एओटा जो है इसकी वैल्यू -1 स्केयर रूट होती है। जब हम इसका स्केयर लेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी और हमारे पास जब इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे ये इक्वेशन बन जाएगी। तो इस तरह चारों वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हम इक्वेशन नंबर ए में चारों वैल्यूज़ जो हैं वो पुट कर देंगे। ये हमारे पास इक्वेशन ए थी जिसमें हमारे पास m d²u/dt² इज इक्वल टू बीटा इंटू un-1 माइनस 2un माइनस un+1 था। इन चारों वेरिएबल्स की हम वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे। वैल्यूज़ को पुट करने के बाद जितने भी कांस्टेंट्स और कॉमन चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे से कैंसिल आउट होने के बाद जो सिंप्लीफाई इक्वेशन रह जाएगी वो ये हमारे पास इक्वेशन होगी। इस इक्वेशन को कंप्लीट स्केयर बनाने के लिए b का होल स्केयर बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि हम इसको 2 से डिवाइड भी करते हैं और इसका स्केयर रूट भी लेंगे, ये स्केयर लेंगे इसका दोनों साइडों पे, ताकि ये हमारे पास a-b का होल स्केयर बन जाए। वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास आगे एक फार्मूला है जिसको हम यूज़ करके इसको ईजी बना सकते हैं, इसलिए हम इसको ये ले रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास ये वाली टर्म a होगी, ये वाली टर्म b होगी और 2 जो है यहाँ पे एम्प्टी नज़र आ रहा है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक दफ़ा ये प्लस में है और यहाँ पे एक दफ़ा ये माइनस में है, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, जिसकी वजह से हमारे पास सिर्फ ये वाली टर्म रह जाएगी। इस तरह से वैल्यूज़ को यूज़ करके हमारे पास ये कंप्लीट होल स्केयर बन जाएगा और ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। यहाँ पे इस वाइब्रेशन के लिए हम साइन थीटा का ये वाला वेव फंक्शन की वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि जब एटम वाइब्रेट करेगा तो एक साइनोसाइडल वेव जो है वो जनरेट करेगा। उस वेव की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास ये एक्सप्रेशन है। फ़र्क सिर्फ ये है कि इसमें हमारे पास जो थीटा है उसकी वैल्यू हमें वहाँ पे किस तरह से पता चले कि वेव वेक्टर से। जो थीटा की जगह हमारे पास वैल्यू है KA/2 वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। ये इक्वेशन बन जाएगी। क्योंकि हमारे पास इस इक्वेशन में ये थीटा की जगह ये हमने वैल्यू पुट की है दोनों, और इसका क्योंकि होल स्केयर है तो इसलिए हम उधर साइन फंक्शन का भी स्केयर लेंगे। स्केयर लेने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। 2 एओटा जो है वो 4 एओटा स्केयर हो जाएगा। एओटा स्केयर की वैल्यू -1 होती है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। और अगर मैं 4 और माइनस को दूसरी साइड पे ले जाऊँ तो मेरी ये वाली जो पूरी की पूरी टर्म है ये इसके इक्वल आ जाएगी।
सो दैट्स मीन कि मेरे पास यहाँ पे इस इक्वेशन में ये जो ये सारी की सारी वैल्यू है, इसकी जगह मैं ये वाली वैल्यू को लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों आपस में इक्वल हैं। सो इसकी वैल्यू हम उस इक्वेशन में पुट करेंगे। सो इस तरह से ये वैल्यू पुट करने से हमारे पास इक्वेशन भी सिंप्लीफाई हो गई है और हमारे पास साइन वाला फंक्शन भी आने लग पड़ा है, जो कि हमारी उस वाइब्रेशन से जनरेट होने वाली वेव को एक्सप्लेन कर सकेगा। सो इस तरह से इसको सिंप्लीफाई करने से मैथ्स की वैल्यू उधर चली जाएगी, इधर आके डिवाइड हो जाएगी। सो हमारे पास ये जो ओमेगा है इसका स्केयर ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइडों पे स्केयर रूट लेंगे। इसके ऊपर स्केयर रूट आ जाएगा, इसके स्केयर से वो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये जो ओमेगा है एंगुलर फ्रिक्वेंसी, इसकी वैल्यू आ जाएगी जो कि इस साइनोसाइडल वेव को जनरेट कर रही होगी। सो जिस हिसाब की वाइब्रेशन होगी उस हिसाब की हमारे पास एंगुलर फ्रिक्वेंसी होगी और उसकी वैल्यू हम इस इक्वेशन के थ्रू जो है वो निकाल सकते हैं। ये सारे के सारे हमारे पास कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, के वेव वेक्टर हमारे पास है, ये भी कांस्टेंट है। तो इससे सारी की सारी हमारे पास एंगुलर फ्रिक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी। और जब एंगुलर फ्रिक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी, ये दोनों प्लस में और माइनस में, मतलब हमारे पास ये जो वेव है ये प्लस में भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है, लेकिन आगे चल के फ़िलहाल हम अभी सिर्फ उसका पॉजिटिव वाली जो वैल्यू है उसको कंसिडर करेंगे। और एंगुलर फ्रिक्वेंसी से वेव इक्वेशन जो आपने पढ़ी हुई है v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा, इधर से हम इसकी स्पीड भी निकाल सकते हैं। एक और हमारे पास फार्मूला E इज़ इक्वल टू एच एफ, इससे हम इसकी जो है वो एनर्जी निकाल सकते हैं। सो अगर हमारे पास फ्रिक्वेंसी की वैल्यू आ जाए तो हम बेशुमार प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसीलिए जो फ्रिक्वेंसी है उसको बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो समझा जाता है फिज़िकल वर्ल्ड में। That if you have the value of frequency for any kind of lattice, even any kind of matter or even any kind of existence, you can explain so many thing about it, so many thing. So इस तरह से अगर हम जो है वो ओमेगा और के जो है वो वेव वेक्टर है इसके दरमियान, और वेव वेक्टर जो है ये इनडायरेक्टली वेव लेंथ को भी एक्सप्लेन करेगा। जिस हिसाब से वेव लेंथ वेरी करेगी ऑब्वियसली वेव वेक्टर भी उसी के हिसाब से चेंज होगा। वेव लेंथ ज़्यादा होती जाएगी तो ऑब्वियसली वेव वेक्टर भी ज़्यादा होता जाएगा, वेव लेंथ कम होती जाएगी तो भी कम होता जाएगा। तो अगर हम इन दोनों के दरमियान में जो ग्राफ प्लॉट करें तो वो कुछ इस तरह का बनेगा वेव के लिए। सो बिकॉज अगर हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ लें तो ये कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा जिसमें ओमेगा जो मैक्सिमम है उसकी वैल्यू कुछ यहाँ पे आएगी। सो जिस तरह हम ओमेगा की जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी की इक्वेशन है वो ये ड्राइव की है हमारे पास उसकी पॉजिटिव वैल्यू। सो एंगुलर फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम कब होगी, हमें पता है जब साइन फंक्शन जो है वो मैक्सिमम हो। साइन फंक्शन मैक्सिमम कब होता है, जब ये किसके इक्वल होता है, 90 के इक्वल होता है। ठीक है, सो यहाँ से हमारे पास ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमारे पास एंगुलर फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम होगी जब हमारे पास जो वेव वेक्टर है इसकी वैल्यू ये होगी। सो इसको हम ग्राफ में इस तरह से शो कर सकते हैं कि पॉजिटिव पाई बाय 2 और नेगेटिव पाई बाय 2 में, सॉरी पाई बाय ए और पॉजिटिव और नेगेटिव पाई बाय ए में हमारे पास ये इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी। तो इसको जो हम बोलते हैं ये हम बोलते हैं फर्स्ट ब्रिलियन जोन। ये हमारे पास उसकी फर्स्ट ब्रिलियन जोन होगा। ब्रिलियन जोन को अंडरस्टैंड करने के लिए लास्ट टाइम जो मैंने आपको लेक्चर जो है वो दिया था उसको दोबारा से देखें तो आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये वाली वैल्यू में ये जो बात आपको बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास जब भी के की जो वैल्यू है वो माइनस पाई ओवर ए और प्लस पाई ओवर ए के दरमियान में होगी, सो ये फर्स्ट ब्रिलियन जोन होगा। सो इससे आगे जब ये जाना शुरू करेगा तो इसकी वैल्यू दोबारा से डिग्रेड करना शुरू हो जाएगी और 2 पाई में जाके ज़ीरो हो जाएगी दोबारा से, सेम इसी तरह यहाँ पे -2 पाई। सो ये वाला एरिया जो होगा ये हमारे पास सेकंड ब्रिलियन जोन है। सेकंड ब्रिलियन जोन की कंडीशन क्या बनेगी, जब भी वैल्यू हमारे पास पाई ओवर ए और 2 पाई के दरमियान हो या -2 पाई और -पाई ओवर ए के दरमियान में हो, तो ये हमारे पास सेकंड ब्रिलियन जोन होगा। तो इस तरह से हम एंगुलर फ्रिक्वेंसी और वेव वेक्टर के दरमियान जो वेक्टर है, ये बड़ी छोटी सी अभी मैंने चीज़ बताई है कि आप उसका फर्स्ट ब्रिलियन जोन और सेकंड ब्रिलियन जोन फाइंड कर सकते हैं। इस ग्राफ को देख के हम उसकी फेज़ वेलोसिटी भी बता सकते हैं, वेवलेंथ भी वेव की बता सकते हैं, उसकी जो है वो एनर्जी बता सकते हैं, उसकी स्पीड बता सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें इस सारे के सारे ग्राफ से जो कि आपने उस इक्वेशन की मदद से ड्राइव किया है वो निकाल सकते हैं।